बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने लेसन को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की आपकी टेक्स्ट बुक, आपका समर पैक और आपका रिसोर्स पैक होना चाहिए। हमारा समर पैक आपको इस लेसन को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करने में आपकी मदद करेगा, जबकि हमारा रिसोर्स पैक हमारे प्रिंसिपल, टीचर्स और पेरेंट्स की गाइडेंस के लिए है। हमारा रिसोर्स पैक आप कैंटर की वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा हिस्ट्री ग्रेड 8 का चैप्टर 1 है कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, और हमारा आज का लास्ट एसएलओ है इसका, डिस्कस द क्वांटम ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू इंडियंस इंट्रोड्यूस इन द एक्ट्स ऑफ 1861, 1892, 1909 एंड 1919। हम अपने पहले ये 3 एक्ट 61 का, 92 का, 1909 का एक्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 1919 के एक्ट को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वाज एडविन मॉन्टेग एट दैट टाइम। लॉर्ड चेम्सफोर्ड बिकेम द न्यू वाइसरॉय एंड वाज सेंट टू इंडिया। जब ये एक्ट पास हुआ और जब ये एक्ट बनाया गया तो उस टाइम इंडिया में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एडविन मॉन्टेग, और साथ में जो हमारे यहाँ पे इंडिया में वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ही स्टेड देयर फॉर 6 months. During this time he held meetings and made discussions with different government and non-government people. After this, Lord Montague and Lord Chelmsford made a report related to the constitution reforms in 1918. 1918 में लॉर्ड मॉन्टेग और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने मिलकर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पेश की, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई और ये एक्ट बनाया। इस एक्ट को 1919 के एक्ट के अलावा मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये लॉर्ड मॉन्टेग और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने मिलकर इस एक्ट को बनाया। ये एक्ट 1918 में इसकी रिफॉर्म्स पेश की गई, एंड देन द रिपोर्ट वाज डिस्कस्ड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड लेटर इट वाज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। इसके बाद 1918 में इसको जब ये बिल पेश किया गया, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया गया, तो इसके बारे में हाउस ऑफ कॉमन्स और पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई। द बिल वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1919 एंड बिकम द एक्ट ऑफ 1919। और उसके बाद 1919 में इसको पेश किया गया, ये बिल के तौर पर इसको हिंदुस्तान में मुतारफ़ करवाया गया और ये 1919 के एक्ट के तौर पर सामने आया। उसके अलावा आपने सुना इस एक्ट का दूसरा नाम क्या है, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इस एक्ट का पहला प्रोविज़न क्या था, द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज टू कंप्राइजेज ऑफ 8 to 12 मेंबर्स। इस एक्ट के मुताबिक काउंसिल जो थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो काउंसिल थी, उसमें मेंबर्स की तादाद कितनी कर दी गई, 8 से लेके 12 तक। इतने मेंबर्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इजाज़त दी गई, अलाउ किया गया कि वो अपनी काउंसिल में ऐड कर सकता है, लेकिन उसके साथ कुछ उसको प्रोविजंस भी बताई गई। इसके साथ साथ कुछ कंडीशंस भी थी। 3 of them should be Indians and at least half of them should have spent at least 10 years in India। यहाँ पे 2 प्रोविजंस ये बताया गया कि 8 से 12 मेंबर्स ऐड करने हैं, लेकिन उनमें उसके साथ जो कंडीशंस थी वो ये थी कि एटलीस्ट 3 मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो कि इंडिया से ही हों, जो इंडियन ही हों, किसी और कंट्री से, ब्रिटिश से ताल्लुक़ ना रखते हों, बल्कि प्योरली इंडियन हों। और उसके साथ साथ जो हाफ मेंबर्स होंगे वो भी कम से कम 10 साल इंडिया में गुजार चुके हों। जो काउंसिल बनेगी सेक्रेटरी की, उसके 3 मेंबर्स को तो इंडियन होना ही चाहिए, लेकिन उस काउंसिल के हाफ मेंबर्स 12 हैं तो कम से कम 6 मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो कि इंडिया में कम से कम 10 साल गुजार चुके हैं। देन द सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज टू कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस। उसके बाद जो सेंट्रल लेजिस्लेचर थी, जो आप आज के ज़माने के साथ अगर अपनी गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ मिलाएं तो फेडरल को 2 हाउसेस में इसको बनाया गया। इसके 2 हाउसेस थे, अपर हाउस which is known as Council of the State and the lower house Legislative Assembly। जो सेंट्रल लेजिस्लेचर थी, it was consisted of 2 houses, और वो 2 houses कौन कौन से थे, Council of State which is known as upper house and Legislative Assembly which is known as lower house। Council of the State was consist of 60 members, out of them 35 members would be elected and rest of them would be nominated by Governor General। जो उन्होंने अपर हाउस बनाया, जो काउंसिल ऑफ स्टेट थी, उसमें कम से कम भी 60 मेंबर्स होने चाहिए। वो आखिरी लाइन काट दीजिएगा इसमें से। उन लोगों ने जो अपर हाउस इंट्रोड्यूस करवाया, जो काउंसिल ऑफ स्टेट थी, उसके मेंबर्स 60 होने चाहिए थे। 60 मेंबर्स उसकी कंडीशन थी, और उसमें से भी 35 मेंबर्स को इलेक्टेड होना चाहिए था। वो इलेक्शन के थ्रू आएंगे, जबकि
बाकी जो मेंबर्स रह जाएंगे 25 मेंबर्स जो रह जाएंगे, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जो हैं यहाँ पे, वो गवर्नर जनरल उनको नॉमिनेट करेगा। लेकिन ये कंडीशन लाजमी थी कि 35 मेंबर्स को इलेक्ट ही किया जाएगा। और द लेजिस्लेटिव असेंबली विच इज़ नोन एज लोअर हाउस वॉज कंसिस्ट ऑफ 144 मेंबर्स। और जो लोअर हाउस था या आपके लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसके कितने मेंबर्स थे? 144 मेंबर्स थे। आउट ऑफ देम 103 वर टू बी इलेक्टेड एंड 41 टू बी नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल। यहाँ पे लोअर हाउस में भी ये कंडीशन अप्लाई की गई कि 144 मेंबर्स होंगे लोअर हाउस के या लेजिस्लेटिव असेंबली के, जिसमें से 103 मेंबर्स वो होंगे जिनको इलेक्ट किया जाएगा, जबकि बाकी के 41 मेंबर्स को गवर्नर जनरल नॉमिनेट करेगा। द ड्यूरेशन ऑफ अपर हाउस वॉज 5 एंड द लोअर हाउस वॉज 3 ईयर्स। उसके साथ साथ ये भी कंडीशन बताई गई कि जो अपर हाउस होगा या आप कह लें काउंसिल ऑफ स्टेट होगी, वो 5 साल के लिए वर्किंग होगी, उसकी 5 साल वर्किंग ड्यूरेशन होगी, गवर्नमेंट में 5 साल तक रहेगी, उसके बाद दोबारा से वो असेंबली बनाई जाएगी। और इसी तरह से लोअर हाउस जो है वो 3 साल के लिए काम करेगा। अगर आप इसको आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ देखें तो हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इसी तरह से 2 हाउसेस पर मुश्तमिल है, जिसे नेशनल असेंबली और सेनेट है। एक नेशनल असेंबली है और एक साथ में सेनेट है। तो इसी तरह से ये भी 2 हाउसेस पर मुश्तमिल थी, काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली। द नंबर 3 प्रोविजन वॉज पावर्स वर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। उसके बाद जो पावर्स थी, जो भी जिस तरह से डिफेंस हो गया, आपके एजुकेशन इश्यूज़ हो गए, आपकी हेल्थ हो गई, ये तमाम इश्यूज़ जो थे या तमाम डिपार्टमेंट्स जो थे, उनकी पावर्स को डिवाइड किया गया। कुछ डिपार्टमेंट सेंटर को दिए गए, कुछ डिपार्टमेंट प्रोविंस को दिए गए। द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स या इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स आप कह लें वर वास्टेड विद द सेंटर एंड अनइम्पॉर्टेंट रिमेन विद द प्रोविंसेस। जो अहम तरीन सब्जेक्ट थे उनको सेंटर को दे दिया गया, उसकी तमाम बागडोर सेंटर के हाथ में थी या आप कहें सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थी, जबकि जो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है वो प्रोविंसेस को दे दिए गए। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इसमें से कौन से थे? सेंट्रल सब्जेक्ट्स जो थे, इट वाज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कस्टम एंड रिलेशंस विद इंडियन स्टेट्स, करेंसी एंड रेलवे। ये तमाम अहम इदारे या तमाम अहम इंस्टीट्यूशंस जो डिफेंस, फॉरेन अफेयर, कस्टम, रिलेशन एंड कस्टम विद इंडियन स्टेट, करेंसी और रेलवे, ये तमाम इदारे जो थे वो किसके अंडर आ गए? सेंटर के अंडर आ गए। सेंटर इसके फैसले लेगा। जबकि द अदर अनवर्थी प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, ये तमाम इदारे किसके हवाले आए? प्रोविंसेस के। ये तमाम इदारे प्रोविंसेस को दे दिए गए। ये दीज वर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। द फोर्थ वॉज द सैलरी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स शुड बी पेड फ्रॉम ब्रिटिश एक्सचेकर। प्रीवियसली हिज सैलरी वॉज पेड बाय इंडियन ट्रेजरी। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसकी सैलरी पहले कहाँ से दी जाती थी? हिंदुस्तान की जो ख़जाना था या आप कह लें कि इंडियन गवर्नमेंट उसको पे करती थी, इंडिया से पे होती थी। जबकि इस 1919 के एक्ट के आने के बाद जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसके तमाम जो पे थी, जो उसकी सैलरी थी, वो ब्रिटिश की तरफ से जाती थी। द सिस्टम ऑफ दियारकी और अ काइंड ऑफ डबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस वॉज इंट्रोड्यूस। हिंदुस्तान में पहली बार दियारकी का निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया गया। और दियारकी का निज़ाम क्या था कि यहाँ पे डबल गवर्नमेंट होगी। कहाँ पे? प्रोविंस में। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन प्रोविंस, यानी कि जो सब्जेक्ट सूबों को दिए गए हैं उनमें भी आगे उनको डिवाइड कर दिया जाए। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनको मिले, सूबों को जो सब्जेक्ट्स यानी सूबों को जो इंस्टीट्यूशंस ग्रांट किए गए, उनको भी आगे 2 कैटेगरीज में कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे प्रोविंसेस को दियारकी सिस्टम के अंडर डुअल गवर्नमेंट डिक्लेयर किया गया। ट्रांसफ़र एंड रिजर्व, यहाँ पे भी ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स थे और रिजर्व सब्जेक्ट्स थे। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स विच वर पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड एग्रीकल्चर वर अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्टर्स। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स थे उनके हवाले कौन से सब्जेक्ट आए? पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और एग्रीकल्चर। लाइकवाइज ऑल ट्रांसफर सब्जेक्ट्स वर अनइम्पॉर्टेंट। रिजर्व सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, लैंड रेवेन्यू विच वर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर विद द हेल्प ऑफ हिज सेक्रेटरीज। जबकि जो दूसरे सब्जेक्ट्स थे, रिजर्व सब्जेक्ट्स जिन्हें कहा गया, वो एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, लैंड एंड रेवेन्यू, ये तमाम सब्जेक्ट्स किसके हवाले आए? किसके कंट्रोल में आए? जो गवर्नर था, जो सूबे का गवर्नर था, प्रोविंशियल जो गवर्नर था, उसके हवाले आए कि वो अपने सेक्रेटरीज के साथ मिलके इन इदारों को देखेगा। इट वॉज इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर ट्रांसफ़र सब डिपार्टमेंट बाय रिजर्व डिपार्टमेंट।
यहाँ पे भी आप देखें जो रिज़र्व सब्जेक्ट्स थे, जो अहम सब्जेक्ट्स थे, वो किसके हवाले आए, गवर्नर के हवाले आए और उसके सेक्रेटरीज़ के। जिस तरह से लैंड, रेवेन्यू, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये तमाम इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स गवर्नर देख रहा था अपनी सेक्रेटरीज़ के साथ, जबकि अनइम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स जिस तरह से हेल्थ, एजुकेशन, लोकल अफेयर्स या एग्रीकल्चर, ये किसके हवाले आ गए, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स ये थे किसके हाथ में आए, ये मिनिस्टर्स के, जो कि गवर्नमेंट के, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स थे। और यहाँ पे जो इनडायरेक्ट कंट्रोल था ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स का, वो किसके पास था, रिज़र्व डिपार्टमेंट के पास। यानी कि जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स जो मिनिस्टर्स देख रहे थे, उनको भी डायरेक्टली कौन देख रहा था, उन पर डायरेक्टली होल्ड किसका था, यहाँ पर गवर्नर का। हैंस गवर्नर वाज द हेड ऑफ द ट्रांसफ़र एंड रिज़र्व सब्जेक्ट। इस तरह से जो गवर्नर था वो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स का भी हेड था और रिज़र्व सब्जेक्ट्स का भी हेड था। कहने को तो डिपार्टमेंट्स डिवाइड हुए रिज़र्व सब्जेक्ट्स और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के नाम पे, लेकिन रिज़र्व सब्जेक्ट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स यहाँ पे अनइम्पॉर्टेंट थे। लेकिन ट्रांसफ़र सब्जेक्ट से अनइम्पॉर्टेंट होने के बावजूद भी ये सब्जेक्ट्स किसके हाथ में रहे, इनका डायरेक्ट कंट्रोल किसके पास था, गवर्नर के पास था। तो ये था हमारे पास कुछ मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, या आप कहें एक्ट ऑफ 1919। आप देखते हैं इसका क्या रिएक्शन आया। Reaction of Congress and Muslim League. Indian Constitutional Act of 1919 was passed to satisfy Indian people. On the contrary, Indian people opposed it because the act went against Congress League pact. Indian Constitution जो था पास हुआ, हिंदुस्तान के लोग इससे सेटिस्फाई भी थे, लेकिन वो लोग इसके ख़िलाफ़ भी थे क्योंकि ये कांग्रेस लीग पैक्ट के ख़िलाफ़ था। कांग्रेस और इन मुस्लिम लीग के दरमियान जो एक मुआहदा तय हुआ, वो हम आगे अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। वो क्या मुआहदा था, वो जो एक्ट उनके दरमियान में पैक्ट उनके दरमियान साइन हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है, ये बिल्कुल उसकी खिलाफ वर्जी था। मुस्लिम्स एक्सेप्टेड द मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स विद सर्टेन रिजर्वेशंस एंड डिमांड्स रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ मुस्लिम स्टेट्स। लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया, लेकिन लोगों को कुछ रिजर्वेशंस भी थी, और रिजर्वेशंस किसके हवाले से थी, मुसलमानों के हकूक़ के हवाले से, उनके तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से। Gandhi categorically rejected this scheme and Congress denounced it as inadequate, unsatisfactory and disappointing. और साथ साथ कांग्रेस के जो लीडर थे M.K. गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, इस स्कीम को रिजेक्ट किया, क्या कहकर कि ये अनसेटिस्फैक्ट्री है, डिसअपॉइंटिंग है और ये हिंदुस्तान के लोगों को सेटिस्फाई नहीं करी पॉलिटिकली। और उसके पीछे क्या वजूहात थी, कहने को तो तमाम पावर्स इंडियन पीपल को दी गई, लोगों को दी गई, लेकिन सारा होल्ड किसके पास रहा, सेंटर के पास। और सेंटर को कौन देख रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों को पावर्स तो दी, लेकिन सिर्फ इस हद तक कि वो सिर्फ उसको देख सकें, उसको उस तरह से अपनी पावर्स को इंजॉय ना कर सकें, प्रैक्टिस ना कर सकें। तमाम जो मेजर पावर्स थी वो किसके हाथ में थी, सेंटर के। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म फेल एज द टू मेन पार्टीज रिजेक्टेड दीज रिफॉर्म्स. The only point of the reforms appreciated by the Indian was that after every 10 years, a commission was to assess the reforms and to bring further improvement in them. हिंदुस्तान में जो दोनों मेजर पार्टीज़ थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उन्होंने इस रिफॉर्म्स को बुरी तरह से रिजेक्ट किया और सिर्फ वो लोग एक पॉइंट पे यहाँ पे इकट्ठे हुए। वो क्या था कि हर 10 साल के बाद ये जो यहाँ पे एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसकी रिफॉर्म्स में चेंजेस लाए जाएँ, इसको फर्दर इम्प्रूव किया जाए। तो ये था आपके पास 1919 का एक्ट। अब इसके बाद आप अपना होमवर्क देखें। आपका होमवर्क पहला समर पैक से है। इन द एक्ट ऑफ 1909 मुस्लिम्स वर ग्रांटेड द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। आपने अपने पिछले 1909 के एक्ट में पढ़ा कि पहली बार मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट दिया गया। डिड एनी फर्दर प्रोविजन वर इंट्रोड्यूस इन द एक्ट ऑफ 1919? क्या आपके ख्याल में 1919 के एक्ट में कोई ऐसी प्रोविजंस करवाई गई जो मुसलमानों के हक में थी? कंपेयर एक्ट ऑफ 1909 विद 1919 विद स्पेशल रेफरेंस टू राइट ऑफ मुस्लिम इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आपने करना यह है कि 1909 के एक्ट को 1919 के एक्ट के साथ कंपेयर करके बताना है कि मुसलमानों के हकूक़ से, ख़ुसूसी मुसलमानों के हकूक़ से हवाले से गवर्नमेंट में क्या प्रोविजंस इंट्रोड्यूस करवाई गई। इसके बाद आप अपनी टेक्स्ट बुक पे देखें, क्वेश्चन ए है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द सर्कल। MCQ नंबर 8 है, फर्स्ट टाइम द राइट्स ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर गिवन टू डैश इन द एक्ट ऑफ डैश। पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट किसको दिए गए और किस एक्ट में दिए गए? मुस्लिम्स इन 1909, हिंदूज इन 1909। मुस्लिम्स इन 1919 या हिंदूज इन 1919। तो आपने बताना है कि वो क्या हकूक़ मुसलमानों को दिए गए या हिंदुओं को दिए गए और किस एक्ट में दिए गए, 1909 के या 1919 के। इसके बाद MCQ नंबर 9 देखें, दियारकी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन। दियारकी सिस्टम कब पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया? एक्ट ऑफ 1861, 92, 1909 या 1919।
And the last MCQ number 14 is according to the Act of 1919 the government system was 1919 के एक्ट के मुताबिक जो गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया वो क्या था? यूनिकैमरल, बाईकैमरल, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। आपने बताना है कि कितने हाउसेज पर वो मुश्तमिल था। नाउ सी द ब्रीफ आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी ऑन योर बुक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे, प्रोविंसेस वर एम्पावर्ड इन द एक्ट ऑफ 1919। हाउ? 1919 में प्रोविंसेस को किस तरह से एम्पावर किया गया, ये आपने यहाँ पे बताना है। इसके बाद हियर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, what was the status and number of representation of non-official members in the Act of 1861 and what kind of changes were made in the Act of 1892, 1909 and 1919। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे 1861 के एक्ट में, उनको उनका नंबर जो था, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई गई या कम की गई, ये आपने बताना है। और इसी से रिगार्डिंग जो आगे इसी एक्ट में जो चेंजेस, इसी प्रोविज़न में जो चेंजेस आए 92 में, 1909 और 1919 में, वो आपने बतानी है कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है उसके हवाले से क्या प्रोविजंस और उसमें फिर फर्दर क्या अमेंडमेंट्स हुई। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।